दिखाते हैं कि एक बच्चा जमीन पे लेटा हुआ है और वो बुरी तरह से जख्मी है। तभी वो बताता है कि मैंने पृथ्वी के बारे में कहानियां सुनी थी। वो एक बहुत ही खूबसूरत प्लेनेट था, लेकिन इंसानों ने उसे तबाह और बर्बाद कर दिया। और आज से 1000 साल पहले पृथ्वी से सभी लोगों को एक दूसरे प्लेनेट पर बसाया गया और इस प्लेनेट का नाम था नोवा प्राइम। लेकिन यहाँ पर भी इंसान सेफ नहीं रह सके क्योंकि एलियंस ने उन पर हमला किया। दरअसल एलियंस ने खुद हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने बहुत ही खतरनाक जीवों को इंसानों को मारने के लिए भेजा और इन जीवों का नाम था अरसास। ये जीव बहुत ही खतरनाक थे, इनका मुकाबला करना इतना आसान नहीं था। लेकिन इनके अंदर एक कमी थी, ये देख नहीं पाते थे, यानी कि इनकी आंखें नहीं थी। ये इंसानों को उनके डर से पहचान लेते थे। जब इंसान डरते थे तो उनके शरीर से पसीना निकलता था और इसी से अरसास इंसानों को पहचान कर उन्हें मार देते थे। और अब एक बार फिर 1000 सालों बाद मानव जाति दोबारा से खत्म होने वाली है, जिस तरह से पृथ्वी पर होने वाली है। और रेंजर्स की टीम ने आज से 1000 साल पहले सभी लोगों को पृथ्वी से इस नए ग्रह जिसका नाम नोवा प्राइम है यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था। और अब दोबारा से रेंजर्स की जिम्मेदारी है कि वो इंसानों को एक बार फिर से इन एलियन के दैत्यों से बचा सके। अब जो ये रेंजर्स होते हैं, इसी में एक आदमी होता है जिसका नाम होता है साइपर रेज। साइपर रेज को इस प्लेनेट पर पहला अदृश्य इंसान कहा जाता है। अदृश्य इंसान का मतलब ये है कि जो ये एलियंस के बड़े बड़े दैत्य होते हैं, ये साइपर रेज को नहीं देख पाते। और इसका कारण ये होता है कि जब इसने उन एलियंस के दैत्यों पर हमला किया था तो उसके दिल में जरा सा भी खौफ नहीं था और उसके खौफ न होने की वजह से उसके शरीर से पसीने की एक बूंद भी नहीं टपकती और इसी वजह से वो दैत्य उसे नहीं देख पाते और इंसानों को इन बड़े बड़े दैत्यों की कमी पता चल जाती है। यानी कि अगर इंसानों के अंदर डर नहीं होगा तो ये बड़े बड़े दैत्य जिन्हें अरसास कहा जाता है वो इंसानों को देख नहीं पाएंगे और अगर ये इंसानों को देख नहीं पाएंगे तो इंसान आराम से इन्हें मार सकते हैं और इसे कहते हैं अदृश्य होना। अब साइपर का एक बेटा भी होता है जो 9 साल का होता है और वो भी एक रेंजर बनना चाहता है और उसके लिए टेस्ट भी देता है और वो टेस्ट में हर एक एग्जाम को बहुत अच्छे से पास करता है। लेकिन वो ग्राउंड में यानी कि प्रैक्टिकल में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता और इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उसकी बड़ी बहन सैनशी को एक अरसा ने मारा था और उस वक्त वो भी वहां पर था और वो उसकी रक्षा नहीं कर पाया। हालांकि वो उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन आज भी वो अपनी बड़ी बहन की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता है। इसीलिए जब भी वो किसी अरसा के पास जाता है तो वो फोकस नहीं कर पाता, उसे विजन्स आते हैं और जिससे वो डर जाता है। और यही वजह होती है कि वो अपने प्रैक्टिकल को कभी भी पास नहीं कर पाता। लेकिन वो किसी भी कीमत पर रेंजर बनना चाहता है। वो रिक्वेस्ट करता है कि उसे रेंजर बना दिया जाए। वो कहता है कि आज मेरे डैड कई सालों बाद आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं उनको एक खुशखबरी दूं कि मैं रेंजर बन चुका हूँ। लेकिन उसकी अर्जी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। शाम को जब किटाई अपनी मॉम और डैड के साथ खाने के टेबल पर होता है तो वो बताता है कि मुझे रेंजर के टेस्ट में फेल कर दिया गया। उसके डैड हमेशा उससे नाखुश रहते हैं। वो उससे एक पिता की तरह नहीं बल्कि एक रेंजर की तरह बात करते हैं और इस बात से किटाई को बहुत दुख भी होता है क्योंकि वो अपने डैड के करीब आना चाहता है, उनसे बातें करना चाहता है, लेकिन उसके डैड के पास टाइम नहीं होता। अब साइपर अपनी वाइफ को बताता है कि मैं रेंजर्स को लेकर ट्रेनिंग के लिए एक दूसरे प्लेनेट पे जा रहा हूँ और ये मेरा आखिरी काम होगा। वापस आने के बाद मैं अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दूंगा। उसकी वाइफ बोलती कि तुम्हें अपने बेटे को भी अपने साथ ले जाना चाहिए, वो तुम्हारा साथ चाहता है, उसे एक कमांडर नहीं बल्कि एक पिता चाहिए। और वो अपनी वाइफ की बात मान जाता है और वो किटाई को लेकर अपने इस अगले मिशन जहाँ पर वो नए रेंजर्स को तैयार करेगा उस सफर के लिए निकल जाता है। और जब ये रास्ते में होते हैं और साइपर सो रहा होता है तब किटाई उस जगह पर जाता है जहाँ पर एक अरसा है। ये इस अरसा को अपने साथ इसलिए ले जा रहे हैं ताकि नए रेंजर्स को ट्रेनिंग करवा सके। और अब किटाई उस जगह जाना चाहता है, उसे देखना चाहता है। हालांकि वहाँ पर जाना बैन होता है, लेकिन जब वहाँ पर जो सिक्योरिटी वाले होते हैं उन्हें ये पता चलता है कि वो साइपर का बेटा है तो वो उसे जाने की अनुमति देते हैं। हालांकि वो सब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और जब किटाई आगे बढ़ता है तो दोबारा उसे वही विजन्स आने लग जाते हैं जब एक अरसा ने उसकी बहन को मारा था और वो डरना शुरू हो जाता है और उसके डर से अरसा पहचान जाता है कि उसके आसपास कोई है और वो घुर्राना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहां पर साइपर आ जाता है और वो उसे रोक लेता है। वहीं अब जब इनका स्पेसशिप आगे बढ़ रहा होता है तो इनके स्पेसशिप के आगे बहुत सारे उल्कापिंड आ जाते हैं और जिसकी वजह से इनका स्पेसशिप काफी हद तक डैमेज हो जाता है। इसीलिए साइपर बोलता है कि स्पेसशिप को लासिया ग्रह की तरफ मोड़ दो क्योंकि वो ग्रह यहाँ से सबसे नजदीक है। और वो ऐसे करते हैं
वो लासिया ग्रह की कमांड उस स्पेसशिप में डाल देते हैं और उनका स्पेसशिप उल्का पिंडों से टकराते टकराते वहां से निकल जाता है और इन्हें लगता है कि अब ये लासिया ग्रह के पास है। लेकिन जब ये कंप्यूटर पर चेक करते हैं तो वो लासिया ग्रह नहीं होता बल्कि कोई दूसरा ग्रह होता है और कंप्यूटर इन्हें निर्देश देता है कि इस ग्रह पर उतरने की कोशिश ना करें। ये एक बहुत ही खतरनाक ग्रह है, यहाँ पर कई तरह के वायरस हैं, बहुत ही खतरनाक जानवर हैं और इस ग्रह पर उतरना कानूनी अपराध भी है। साइपर बोलता है कि इस ग्रह पर हम नहीं उतरेंगे, लेकिन उसके जो पायलट होते हैं वो कहते हैं कि अब हम इसे नहीं रोक सकते क्योंकि उल्का पिंडों से शिप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिससे उसका बीच का हिस्सा कुछ टूट भी गया है और इनका शिप उस ग्रह पर क्रैश हो जाता है। और क्रैश होने के बाद ये दिखाया जाता है कि इस स्पेसशिप में जितने भी लोग होते हैं सब के सब मारे जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, एक साइपर जिसके दोनों पैर टूट चुके हैं, अब वो चल नहीं सकता, और दूसरा उसका बेटा किटाई। किटाई बिल्कुल ठीक होता है और साइपर अपने बेटे को ऊपर से कुछ लाने के लिए बोलता है। वो कहता है कि इससे हम संदेश पहुंचा सकते हैं ताकि हमें लोग बचाने के लिए आ जाएं। लेकिन जब वो उस चीज को उसके पास लाता है तो वो टूट चुकी होती है। साइपर कहता है कि ये जहाज हमारे स्पेसशिप 2 हिस्सों में टूट चुका है और इसका दूसरा हिस्सा यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर वो गैजेट है जिससे हम दूसरे लोगों को ये संदेश पहुंचा सकते हैं कि हम यहाँ पर हैं और अब तुम्हें वहां पर जाना होगा क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं है और अगर तुम वहां पर नहीं गए तो इसका मतलब होगा कि हम दोनों यहीं पर मर जाएंगे। साइपर अपने बेटे किटाई को 6 इनहेलर भी देता है। वो कहता है कि इनमें से तुम अभी एक ले लो और हर 24 घंटे बाद तुम्हें एक लेना होगा। इनको लेने से तुम्हारे फेफड़ों में एक तरह की परत लग जाएगी और जब तुम बाहर जाकर सांस लोगे तो तुम्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा। वो उसे बताता है कि इस प्लेनेट की हर एक चीज तुम्हें मारना चाहती है, वो इसी तरह से विकसित हुई है और तुम्हारा लिया हुआ हर एक सही फैसला हमें जिंदगी की ओर ले जाएगा और गलत फैसला मौत की ओर। वो अपने बेटे को बोलता है कि तुम्हें पता है कि हम कौन से प्लेनेट पर हैं? वो कहता है नहीं। साइपर कहता है कि ये अर्थ है, ये पृथ्वी है। आज से 1000 साल पहले इंसान यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन अब इंसान इस वातावरण में नहीं रह सकते। इसके साथ साथ वो अपने बेटे को ये भी बोलता है कि तुम्हारे सूट में हर तरफ कैमरास लगे हुए हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे आसपास की हर एक चीज को देख सकता हूँ। और वो उसे अपना एक वेपन भी देता है और इस वेपन में कई सारे अलग अलग तरह के ब्लेड्स निकल सकते हैं जो तुम्हारी रक्षा करेंगे। और इसके बाद किटाई अपने सफर पर निकल पड़ता है। पृथ्वी इस वक्त पूरी तरह से हरी भरी होती है, यहाँ पर अनेकों प्रकार के पशु पक्षी भी होते हैं, लेकिन ये वातावरण और यहाँ के पशु पक्षी हर कोई इंसान को मारना चाहता है। ये सब हिंसक हैं और ये हाल पृथ्वी का इंसानों ने किया होता है। किटाई जब आगे जाता है तो उसके डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारी तरफ कुछ आ रहा है। किटाई इस बात से डर जाता है और कुछ ही पलों के बाद उसके सामने एक बहुत बड़ा बंदर आता है। दरअसल ये अब पहले जैसे बंदरों की तरह नहीं है, ये खूंखार है। उसके डैड बोलते हैं कि उसे कुछ मत करना, शांत रहो, लेकिन किटाई उसे भागने के लिए कहता है और जब वो नहीं भागता तो किटाई उसे एक पत्थर मारता है और इसके बाद वो बंदर आवाज लगाता है और वहां पर उसी की तरह बहुत सारे और भी बंदर आ जाते हैं और वो किटाई पर हमला करना चाहते हैं। किटाई के डैड बोलते हैं कि पीछे की तरफ भागो, यहाँ से 250 मीटर दूर एक नदी है। और अब किटाई भागना शुरू करता है और वो सारे के सारे बंदर उसको मारने के लिए उसका पीछा करते हैं, लेकिन किटाई किसी तरह से उस नदी में कूद जाता है और इस तरह से उसकी जान बच जाती है। लेकिन नदी पार करने के बाद भी किटाई लगातार भाग रहा होता है। उसके डैड बोलते कि तुम बेवजह भाग रहे हो, तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं है, लेकिन किटाई डरा हुआ होता है इसीलिए वो भाग रहा होता है। और उसके डैड के चिल्लाने पर, गुस्सा करने पर किटाई रुक जाता है, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर डर होता है। तभी साइपर बोलते कि तुम्हारे खून में बदलाव आ रहा है। दरअसल उनके पास किटाई की पूरी रिपोर्ट आ रही होती है और जब किटाई अपने हाथ पर देखता है तो उसके हाथ पर एक कीड़ा चिपका होता है और वो उसे काट रहा होता है। किटाई उस कीड़े को अपने हाथ से अलग करता है, लेकिन अब जहर उसके शरीर में फैलना शुरू हो जाता है, उसे धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। तभी उसके डैड साइपर बोलते हैं कि अपनी मेडिकल किट निकालो और वो अपनी मेडिकल किट निकालता है। उसके डैड बोलते हैं कि इसमें जो पहला इंजेक्शन है उसको अपने दिल में लगाओ, लेकिन किटाई को सब कुछ धुंधला दिख रहा होता है, लेकिन फिर भी वो बड़ी मुश्किल से पहला इंजेक्शन अपने दिल में लगा लेता है। इसके बाद उसके डैड बोलते हैं कि दूसरा इंजेक्शन भी अपने दिल पर लगाओ, लेकिन इस बार उसके हाथ काम करना बंद हो जाते हैं। उसके डैड बोलते हैं कि जैसे तुमने इंजेक्शन पकड़ा है उसी तरह से जमीन पे गिर जाओ ताकि उसके गिरने से इंजेक्शन उसके दिल में लग जाए। और ऐसे ही होता है, वो उसी तरह से जमीन पर गिर जाता है और इंजेक्शन उसके दिल पर लग जाता है। और अब किटाई बेहोश हो चुका है और यहाँ पर तापमान बहुत जल्दी से गिरना शुरू हो जाता है और किटाई अगर होश में नहीं आया तो वो ठंड से जमकर मर जाएगा।
और ये इस फिल्म का, इस कहानी का पहला सीन होता है जब एक बच्चा जमीन पर लेटा होता है और वो ये सब कुछ सोच रहा होता है। अब कहानी आगे चलती है और उसके डैड बोलते हैं कि अपनी आंखें झपकाओ। वो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें झपकाता है। इसके बाद उसके डैड बोलते हैं कि यहाँ से गर्म जगह 9.7 किलोमीटर दूर है और अगले 50 मिनट में तुम्हें वहां पहुंचना होगा। और किटाई वहां से भागना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि साइपर के पैर में जो चोट लगी है, जो उसकी हड्डी टूटी है, वो सूजना शुरू हो जाती है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और अगर वो चाहे तो मशीन्स के थ्रू वो अपनी हड्डी को जोड़ सकता है, लेकिन इसके लिए जो उसे पेन किलर का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, उससे वो बेहोश हो जाएगा। और अगर वो बेहोश हो गया तो उसके बेटे पर कोई भी नजर रखने वाला नहीं होगा, उसे गाइड करने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए वो दर्द सह रहा होता है और साथ ही साथ उसको अपनी बड़ी बेटी भी याद आ रही होती है जिसे एक अरसा ने मार दिया था। दरअसल वो अपनी बड़ी बेटी से बहुत प्यार करता था और इसीलिए वो आज तक उसकी मौत को कभी भूल ही नहीं पाया। वहीं जंगल में ये दिखाते हैं कि किटाई ने जो पहला इनहेलर लिया था जिससे वो इस वातावरण में आराम से सांस ले सकता है, उसे लिए हुए काफी घंटे हो चुके हैं। इसीलिए उसके डैड बोलते हैं कि अब तुम अपना दूसरा इनहेलर ले लो। और जब वो इनहेलर का बॉक्स निकालता है तो वो देखता है कि 5 में से 2 इनहेलर टूट चुके होते हैं। लेकिन वो अपने डैड को नहीं बताता कि 2 इनहेलर टूट चुके हैं, क्योंकि अगर उसने बताया तो उसके डैड उसे वापस बुला लेंगे और उनका मिशन खत्म हो जाएगा और ये दोनों यहाँ पर ऐसे ही मर जाएंगे। अब किटाई रात एक जगह गुजारता है और रात को वो अपने डैड से पूछता है कि पहली बार आप अदृश्य कैसे बने। वो उसे बताते हैं कि एक बार मैं अकेला जॉगिंग कर रहा था और तभी एक अरसा ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। हम दोनों पानी में गिर गए और मैं मर रहा था। मुझे लगा कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा और तभी मैंने ये फैसला किया कि उस अरसा का नाखून जो मेरे कंधे पर है मैं उसे निकाल दूंगा। और मैंने उसे निकाल दिया और पानी से बाहर आ गया। और उसके बाद वो अरसा भी पानी से बाहर आ गया क्योंकि वो मुझे मारना चाहता था। लेकिन उस वक्त मैं बिल्कुल भी खौफ में नहीं था, इसीलिए वो अरसा मुझे ढूंढ नहीं पा रहा था। और उस वक्त मुझे इस सच्चाई का पता चला कि हमारी जिंदगी में परेशानियां, मुसीबतें आती हैं, लेकिन डर को हम चुनते हैं और हमारे डर से, हमारी घबराहट से अरसा को हमारी मौजूदगी का पता चल जाता है। और इस विचार के बाद हम इन एलियंस के दैत्यों से, जिन्हें हम अरसास कहते हैं, उन्हें हराने के काबिल बन सके। अब सुबह किटाई आगे बढ़ता है और वो एक झरने के पास पहुंच जाता है। उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास अभी क्या क्या सामान बचा है। वो कहते हैं कि मेरे पास आधी दवाइयां बची हैं, पूरी रोशनी बची है और मेरे पास 4 इनहेलर बची हैं। लेकिन इनहेलर को बताने से पहले वो थोड़ा सा रुक जाता है। उसके डैड को शक होता है। वो बोलते हैं कि मुझे इनहेलर दिखाओ। और जब वो दिखाता है तो वो देखते हैं कि उसके पास 2 ही इनहेलर बचे हैं और इन दोनों के साथ वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। उसके डैड बोलते हैं कि तुम वापिस आ जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। और इसके बाद किटाई को वो लम्हा याद आता है जब उसकी बहन और वो कमरे में थे और वहां पर एक अरसा आ गया था। उसकी बहन ने उसे एक बहुत बड़ी बॉल के अंदर बंद कर दिया था और उसे कहा था कि मेरा ऑर्डर है, तुम यहाँ से बाहर नहीं आओगे। और वो बाहर नहीं आता और उसकी बहन को अरसा मार देता है। हालांकि किटाई उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अपनी बहन की मौत का कारण समझता है और वो अपने डैड को बोलता है कि मैं जा सकता हूँ। उसके डैड उसे मना करते हैं क्योंकि इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि ये झरना बहुत ऊंचा होता है। लेकिन किटाई अपने पिता का ऑर्डर नहीं मानता और वो उस ऊंचे झरने से कूद जाता है। अब जो उसने सूट पहना होता है वो एक फ्लाइंग सूट बन जाता है और जब ये हवा में तैरता हुआ नीचे उतर रहा होता है तभी उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारे पीछे कोई आ रहा है। और जब किटाई पीछे देखता है तो उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा पक्षी उसे खाने के लिए आ रहा होता है। लेकिन किटाई किसी तरह से अपने आप को बचाता हुआ नीचे उतरता है, लेकिन वो पक्षी उसे पकड़ लेता है। और जब किटाई को होश आता है तो वो उस विशाल पक्षी के घोंसले में होता है जहां पर उसके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। और इसके बाद वहां पर बहुत बड़े बड़े जानवर यानी लेपर्ड जैसे जानवर आ जाते हैं और वो उस विशाल पक्षी के बच्चों को खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन किटाई उनकी जान बचाना चाहता है, इसीलिए वो जानवरों को भगाना चाहता है। लेकिन वो जानवर उस पक्षी के लगभग सभी बच्चों को मार देते हैं। हालांकि किटाई पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उन बच्चों को नहीं बचा पाता और इसके बाद वो नीचे उतर जाता है। वो बड़ा पक्षी इसके बाद किटाई को कुछ नहीं करता और किटाई यहाँ से अपने आगे के सफर पर निकल जाता है। लेकिन अब किटाई का अपने डैड से संपर्क टूट चुका है, वो उनसे बातें नहीं कर सकता। यहाँ पर उसके डैड को एक और चीज दिखती है। दरअसल उन्होंने वहां पर फ्लाइंग कैमरास भी छोड़े होते हैं और उन कैमरास में उन्हें दिखता है कि उनके जो बाकी के क्रू के मेंबर्स होते हैं उन्हें किसी ने मार दिया होता है और उन्हें मारा होता है अरसा ने। दरअसल जिस अरसा को ये प्रैक्टिस के लिए अपने साथ ले जा रहे थे अब वो छूट चुका है।
लेकिन किटाई को ये बात नहीं पता और उसके डैड उसे बता नहीं सकते क्योंकि इन दोनों का संपर्क टूट चुका है। वहीं दूसरी तरफ किटाई बहुत लंबा सफर तय करता है और अब एक बार फिर से उसका ऑक्सीजन खत्म होना शुरू हो जाता है और उसके पास सिर्फ एक ही इनहेलर बचा है और वो उसे भी इस्तेमाल कर लेता है। और जब वो आगे बढ़ता है तो वहां पर टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। वहां पर टेम्परेचर लगातार कम हो रहा होता है और ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि किटाई बेहोश हो जाता है। तभी ये दिखाते कि वहां पर कोई आता है, लेकिन किटाई को कुछ भी दिख नहीं रहा होता। और जब सुबह उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके चारों तरफ लकड़ियां होती हैं और जब वो वहां से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उन लकड़ियों के ऊपर वही विशाल पक्षी लेटा होता है जिसके बच्चों को उसने बचाने की कोशिश की होती है। लेकिन वो पक्षी पूरी रात ठंड में पड़े होने की वजह से मर चुका होता है, लेकिन उसने अपनी जान देकर किटाई की जान बचा ली होती है। और किटाई इसके बाद वहां से भी आगे निकल जाता है और कुछ ही देर का सफर करने के बाद वो अपने शिप के उस दूसरे हिस्से तक पहुंच जाता है जिसे ढूंढने के लिए वो इतना दूर है। वो जल्दी से अंदर जाता है और एक इनहेलर निकालकर अपने आप को ऑक्सीजन देता है और अब वो बीकन को भी ढूंढ लेता है। बीकन वो यंत्र होता है जिससे वो अपने डैड से संपर्क कर सकता है, जिससे वो दूसरों तक ये मैसेज पहुंचा सकता है कि हम इस प्लेनेट पर फंसे हुए हैं। सबसे पहले वो अपने डैड से संपर्क करता है। उसके डैड उसकी आवाज सुन लेते हैं, लेकिन वो अपने डैड की आवाज नहीं सुन पा रहा होता। किटाई ये भी देखता है कि अरसा वहां से भाग चुका है और क्रू के सभी मेंबर्स को मार चुका है। अब वो पूरी तरह से सोच में पड़ जाता है और उसे अपने डैड की बातें याद आती है और वो उसी तरह से सोचना शुरू करता है जिस तरह से उसके डैड उसे बताते थे। वहां से उसके डैड उसे गाइड कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुन रहा होता, लेकिन वो उनकी तरह सोच रहा होता है। इसलिए जैसे जैसे उसके डैड बोल रहे होते हैं वैसा वैसा वो भी कर रहा होता है। और किटाई जब चारों तरफ देखता है तो उसे एहसास होता है कि ऊपर एटमॉस्फेयर में एक इलेक्ट्रिक परत है जो सिग्नल्स को ब्लॉक कर रही है और अगर उसे सिग्नल को दूसरों तक पहुंचाना है तो सामने एक बहुत ऊंचा पहाड़ होता है, उसे उस पहाड़ पर जाना होगा। और किटाई उस पहाड़ की तरफ चलना शुरू कर देता है, लेकिन उसके दिल में अरसा का डर भी होता है और वो भागना शुरू कर देता है और भागते भागते वो ऊपर पहाड़ पर भी चढ़ रहा होता है। और अब अरसा को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई इंसान है और वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। और जब वो एक गुफा के अंदर जाता है तो अरसा उसके सामने आ जाता है। अरसा उसे कई बार मारने की कोशिश करता है, लेकिन किटाई किसी न किसी तरह से बच जाता है और वो उस गुफा से उस चट्टान के ऊपर आ जाता है। लेकिन अभी भी अरसा उसके पीछे होता है। यहाँ से किटाई कई बार सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल नहीं जा रहे होते और तभी अरसा वहां पर आ जाता है और वो उसे जख्मी कर लेता है। और तब उसे वो विजन्स आते हैं जब उसकी बहन को एक अरसा ने मारा था और वो कुछ नहीं कर पाया था और वो एकदम शांत हो जाता है। और उसे अपने डैड की कुछ बातें भी याद आती है कि हमें भविष्य में नहीं बल्कि इस पल में रहना चाहिए। मुसीबतें आती है लेकिन डर इंसान खुद लेकर आता है और इसके बाद उसके दिल से दिमाग से पूरी तरह से डर निकल जाता है। और जैसे उसके दिल से डर निकलता है अरसा अब उसे नहीं देख सकता, उसके एहसास को महसूस नहीं कर सकता। और अब जहां अरसा इसके लिए दैत्य था, अब ये बच्चा अरसा के लिए एक दैत्य बन चुका है। डर के आगे जीत है और ऐसा ही होता है। वो अरसा को बहुत बुरी तरह से मार देता है और इसके बाद उसके पास जो बीकन होता है वो उससे अपने लोगों को ये इंडिकेशन भेजता है कि हम अर्थ पर फंसे हुए हैं और वहां से लोग आते हैं और इन दोनों को यहाँ से बचा कर ले जाते हैं। और अंत में ये दिखाते हैं कि किटाई और उसके पिता के बीच में जो दूरियां होती हैं वो भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। साइपर जख्मी होने के बाद भी अपने पैरों पर खड़े होकर अपने बेटे को सैल्यूट करते हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटे पे गर्व है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2013 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का बजट था $130 मिलियन और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी $244 मिलियन की। इस फिल्म में साइपर के कैरेक्टर को निभाया था विल स्मिथ ने और उनके बेटे किटाई के कैरेक्टर को निभाया था जेडन स्मिथ ने, जो असल जिंदगी में भी विल स्मिथ के बेटे ही हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।